नमस्कार, नव भारत मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और उनका कहना है कि लोकल के लिए लोगों को ज़्यादा वोकल होना चाहिए। और हम भी यही कहते हैं कि सचमुच लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनाना चाहिए। लेकिन इस क्षेत्र की कई समस्याएं भी हैं। कई परेशानियों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपने जो उन्होंने घोषणा की है, इन तमाम मसलों पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बढ़िया पैनल मौजूद है। हम स्वागत करते हैं सबसे पहले रश्मि साहा जी का। रश्मि साहा जी महिला हैं और महिला क्षेत्र के अलावा वो लाइफ कोच का काम करती हैं, जो झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में वो काम कर रही हैं। हरीश्वर दयाल जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। इसके अलावा झारखंड सरकार की जो आर्थिक नीतियाँ हैं उसको बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, तो हम इनसे चर्चा करेंगे। विकास सिंह जी हैं, ये स्मॉल इंडस्ट्री क्षेत्र में झारखंड का जाना पहचाना नाम विकास सिंह हैं। मैथ्यू जी हैं, फिलिप मैथ्यू, ये जीएसिया के अध्यक्ष हैं और ये इनका जो प्रोडक्ट है जो बड़ा इनोवेटिव है, उसकी चर्चा जो है लगातार होती रहती है। तो हम इन तमाम अपने जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम है उसको कैसे बेहतरीन ढंग से झारखंड में लागू किया जा सकता है और एमएसएमई क्षेत्र की क्या परेशानियां हैं उसको कैसे बेहतर और किया जा सकता है। चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले हरीश्वर दयाल जी से करेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्री भी हैं, इसके अलावा सरकार की नीतियों को बनाने में भी लगे हुए हैं। तो हरीश्वर जी, हम चर्चा की शुरुआत इसी पर करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का जो ये प्रोजेक्ट है, खासतौर पे जो लोकल प्रोडक्ट के लिए वोकल होने की बात हो रही है, तो झारखंड में आप इस दिशा में क्या देख रहे हैं? क्या नीतियां झारखंड में बन रही है? इसके अलावा झारखंड सरकार क्या सोचती है कि इसको कैसे बेहतर इम्प्लीमेंट किया जाए? झारखंड में दो तरह का प्रयास किया जा रहा है। एक तो कुछ रिलीफ मेजर्स की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे, या पड़ी है। वह इसलिए क्योंकि कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ उस समय में काफ़ी लोगों के रोज़गार छिन गए और काफ़ी सारे मज़दूर भी जो हमारे बाहर काम करते थे वह भी बाहर से वापस आ गए। तो इन दोनों की स्थिति कुछ ख़राब हुई, तो इनके लिए एक रिलीफ पैकेज जो बहुत हद तक गरीब कल्याण कार्यक्रम जो है उसके तहत भी काफ़ी कुछ प्रोवाइड किया गया था और स्टेट ने भी अपना प्रयास करके उनको एक रिलीफ मेजर प्रोवाइड किया। और दूसरा है जो कि प्रमोशनल मेजर्स हैं कि जो लॉकडाउन से खुलने के बाद जो आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई उन आर्थिक गतिविधियों को सपोर्ट किया जाए, जिसमें कि एमएसएमई एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो उसको सपोर्ट करने का बहुत हद तक यह आत्मनिर्भर भारत में यह पैकेज था। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी अपने सपोर्ट के द्वारा उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जी विकास जी, एक बहुत अच्छी बात है कि इस कोविड की वजह से जो देश पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लगभग जो है वो ध्वस्त होती हुई ढहती हुई नज़र आई, लेकिन जो लोकल बाज़ार था उसने बड़ा सपोर्ट किया है। तो झारखंड के लिए किस तरह का मौका देखते हैं? इस लोकल बाज़ार का क्या यहाँ सपोर्ट है? ज़रा जहाँ तक एमएसएमई का सवाल है, तो एमएसएमई डिपेंडेंट होते हैं बड़े इंडस्ट्रीज जी, और मदर प्लांट अगर हेल्दी रहेगी और वो अपने प्रोडक्ट्स के बाय प्रोडक्ट्स के बिक्री या खरीद में एमएसएमई को इन्वॉल्व करेगी तो एमएसएमई प्रॉस्पर करेगी। तो वो चूंकि यहाँ पर बिग इंडस्ट्रीज का जैसा उम्मीद था वैसा नहीं लगने से फिर एमएसएमई को दूसरे स्टेट्स में अपने आप को देखना पड़ रहा है। तो ये एक विकल्प, एक वास्तु स्थिति ये है कि जो सरकार ने एमओयूज वगैरह किए थे और इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी बड़ी बड़ी जी, वो नहीं लगी। वो लग जाए तो उसके साथ साथ एमएसएमई भी ग्रोथ हो जाएगा। जो आप चर्चा कर रहे हैं कि इससे पहले जो इंडस्ट्री औद्योगिकरण की बात हुई और वो अगर धरातल पर उतर गई रहती तो ज़्यादा इस सेक्टर ऑफ ग्रोथ मतलब होता बहुत मदद मिलता जी। लेकिन मैथ्यू जी, एक नया ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है कि अब एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोडक्शन है उस पर फोकस है। अब बाहर में भी उसका डिमांड है। इसके अलावा इंजीनियरिंग सेक्टर
के जो है वो उस पर फोकस है। तो अभी जो नई चुनौतियां हैं या जो नया डिमांड है उसको फोकस करके हम क्यों नहीं काम कर रहे हैं? हम केवल जो बड़े उद्योग हैं उन पे ही केवल फोकस। बात बिल्कुल सही है। अभी मैं एग्री करता हूँ एक तरह से विकास भैया के साथ जी कि हम लोग आज तक जो है बड़े इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंडेंट थे। जी तो अब हम लोग को ट्रू मीनिंग में जो आत्मनिर्भर जो बोलते हैं उस तरफ में मूव करना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि फूड प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ी एरिया है जी जिसमें हम लोग को फोकस करना पड़ेगा। हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग बना रहे हैं वो वर्ल्ड के कहीं पे भी कोना में जो बनते हैं जी उससे compete करना प्राइस के मैटर में और क्वालिटी के मैटर में, ये दोनों जिस दिन हम लोग compete कर जाएंगे उस दिन ट्रू सेंस में हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जी। तब क्या है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और प्लस जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम लोग रोक भी सकते हैं, बिकॉज हम लोग दोनों तरफ से हम लोग उस समय कामयाब हो जाएंगे। उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट मैटर है। आप जिसने बोला कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो ऐसा है कि आज हम लोग का ऑलमोस्ट 30 to 40% जो प्रोड्यूस है वो पूरा वेस्ट हो रहा है। वो वेस्ट होने का मेन कारण है कि हम लोग के पास प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है नहीं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो है आज के अंदर में थोड़ा मोड़ा है भी, तो वो गुजरात साइड में और महाराष्ट्र साइड में ज़्यादा है, हमारे यहाँ झारखंड में ये कम है। तो ये थोड़ा सा हम लोग को पहल करना पड़ेगा सरकार को, और इसके अंदर में एग्रीकल्चरल कुछ पॉलिसी लावे और किसान को और एंटरप्रेन्योर्स को एक साथ बैठा करके, क्योंकि ये दोनों दो तरफा प्रॉब्लम है। अगर हम लोग एंटरप्रेन्योर्स फैक्ट्री डालते हैं तो रॉ मटेरियल यहाँ पे सही नहीं है, तो उस रॉ मटेरियल भी रेगुलर सप्लाई और जो क्वालिटी का सीड्स वगैरह देना है फार्मर्स को वो सीड्स दे करके अगर यहाँ पे प्रोत्साहन किया जाए तो आप जो बोल रहे हैं वो जरूर यहाँ पे डिफरेंसेस आएगी। हम रश्मि शाह जी के साथ बात करना चाहेंगे कि आप यूथ हैं और लाइफ कोच हैं, अपने क्षेत्र में कई बेहतर काम आप कर रही हैं, तो यूथ के लिए क्या जो है संभावनाएं दिख रही इस वर्तमान परिस्थिति में? बिल्कुल, जैसे दिग्गजों ने भी बताया कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि मैं यूथ के साथ जुड़ी हुई हूँ, उनका पर्सपेक्टिव देख पा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि हम लोग एज यूथ बहुत इमोशनल लोग होते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आता है वो फैशन बन जाता है। तो मैं यही एक तो मैसेज देना चाहूँगी कि इसको फैशन बना के नहीं रख दें। सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट से चीज़ें नहीं बदलेंगी, एक्चुअली उस पर उतरना पड़ेगा और वैसे काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जब हम बात कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल की, एक सवाल है मेरा आई थिंक सारे दर्शकों से कि हम जब लोकल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हम कितने ऐसे लोग हैं जो लोकल प्रोडक्ट्स एक्चुअली खरीदना चाहते हैं। हम हमेशा उन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं जो या तो बाहर से एक्सपोर्ट होकर के आए हैं, और हमारे पास उनके अपनी रीजनिंग भी है। जैसे मैथ्यू सर ने कहा कि क्वालिटी अच्छी होती है, ब्रांडिंग अच्छी होती है, हम उसको फ्लॉन्ट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हमने ये यूज़ किया है। वही सारे फैक्टर्स अगर हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स में अगर लगा दें, अगर हम उसको उसी मेंटालिटी के साथ फिक्स कर दें जो हमारा इंडिया चाहता है, हमारा यूथ चाहता है, तो आई थिंक जो भी MSMEs काम कर रही हैं लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। जी हाँ, और ऐसा देखा गया है कि जितने भी ब्रांड्स हैं जो दुनिया भर में इस्तेमाल करते हैं लोग, वो कभी ना कभी लोकल प्रोडक्ट्स नहीं थे। Exactly. क्या विकास जी? तो फिर हम जी वैसा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे क्यों नहीं ला सकते हैं? उस अपने ब्रांड को उस तरह से जो है वर्ल्ड लेवल पे क्यों नहीं उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं? ये एक्चुअली क्या ना, दी मार्केटिंग का जो एक्सपेंस है जी, वो MSME नहीं बेयर कर सकते। MSME को स्पेशली जो कॉस्ट इन्वॉल्व है इन सच मार्केटिंग, वो MSME नहीं कर सकती। व्हाट कैन MSME डू? इट कैन बी अ प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भले वो इंश्योर करे, और बहुत सारे जैसे ब्रिटानिया कंपनी तो देती है ना स्मॉल स्केल को कि आप बनाइए, हम आप उसका मॉनिटर करेंगे एंड दे विल सेल इट। तो इनिशियल स्टेजेस में शुरुआत इसी तरह से हो सकती है कि हम बनाएं, क्वालिटी वो मेंटेन करें और वो उसको मार्केट करते रहें। इन द प्रोसेस हम कुछ आस्ते आस्ते आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा, देन आई कैन गो ऑन माई ओन। ये MSME के साथ अक्षर से लागू होता है। ये स्ट्रगल है। ये स्ट्रगल में कुछ लोग सकेंगे, कुछ लोग नहीं सकेंगे,
लेकिन ओवरऑल जब आप देखते हैं सरकार का स्टैटिस्टिक्स में एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है जी। इन ऑल रिस्पेक्ट्स, करीब जीडीपी का जो है 25% है जी। एम्प्लॉयमेंट, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर हम ही लोग जी हैं। जी Exactly. हम किसको एम्प्लॉय करते हैं जिसके पास ना डिग्री है ना कोई और, क्लर्क भी सरकारी में या प्यून का भी एक डिग्री चाहिए, बट एमएसएमई को कोई डिग्री वाले का जरूरत ही नहीं है, सबको एम्प्लॉयमेंट देती है। तो सच्चाई तो ये है कि वी प्रोवाइड एवरीथिंग, बट इन रिस्पॉन्स हम लोग को जो चाहिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। देखिए गवर्नमेंट तो इतना प्रोएक्टिव है, आपके जो आपके लिए जो है वो लोन के लिए जो है खड़ी हो गई, भाई इनको लोन दीजिए, हम हैं हम अपना स्टेट आपके लिए की बात करेंगे, हम उससे उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम उससे पहले मैथ्यू जी से बात करेंगे। मैथ्यू जी, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो हम लोग को समझना है, बात आप ठीक बोल रहे हैं कि इन दिनों थोड़ा सा चेंजेस आई है। एमएसएमई इज़ जस्ट लाइक ए स्मॉल ट्री, जैसे आप छोटा सा एक प्लांट लगाए हैं, तो उसको जब बड़ा होगा तब वो फ्रूट देगा, और फ्रूट देगा तो लोगों का काम में आएगा। तो वो जो छोटा में उसको सींचना, उसको मैन्योर देना, उसको बचा कर रखना, क्लाइमेटिक कंडीशंस में बचाना, ये एक जस्ट वो इन्वेस्टर से अकेले नहीं होगा, ये सोसाइटी का पार्ट है। दैट ग्रोइंग अप ऑफ द ट्री इज पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो उसके अंदर में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, गवर्नमेंट का रोल है, बहुत तरह का रोल है इसके अंदर में। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस ट्री को बचा करके रखना, कि ये 5 साल 7 साल के अंदर में जब फ्रूट देने लगेगा तो वो फ्रूट पूरा अकेले एक इन्वेस्टर नहीं खा सकता, ये सोसाइटी का है, सोसाइटी में बटेगा। दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड। ये जिस दिन अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो आई थिंक मेनी ऑफ अस विल सी कि हम लोग वी कैन ऑल्सो बिकम आत्मनिर्भर इन द ट्रू सेंस। हरीश्वर जी, आप विकास जी को भी और मैथ्यू जी को भी सुन रहे थे, इनकी जो परेशानियां हैं, आपको क्या लगता है कि इनकी परेशानियों को किस तरह से दूर किया जा सके, एक सलाह के तौर पे, मतलब अगर राज्य सरकार को आपकी सलाह की अगर जरूरत हुई तो? ये देखिए, बड़े उद्योग और मंझले छोटे उद्योगों में अंतर जो होता है वह यह है, अगर कॉस्ट के बेसिस पे देखें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़े उद्योगों का कम होता है, अगर उस हिसाब से देखें हम लोग तब। जहाँ तक रोजगार का बात है, रोजगार तो उसमें भी ये सीधा नहीं कहा जा सकता है कि एमएसएमई ही सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहा है, नंबर्स में जरूर दे रहा है, लेकिन अगर हम लोग देखें रोजगार पर यूनिट ऑफ कैपिटल तो वो हो सकता है कि बड़े उद्योग में भी अधिक हो। बहुत सारे बड़े उद्योग हैं वह भी लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वह है। लेकिन छोटे उद्योगों को सबसे ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट काफ़ी अधिक होता है, तो उसका ये लोग फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल इनको मिल नहीं रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनका कम हो सकता है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर इसको टैकल किया जाए तो एमएसएमई काफ़ी प्रॉस्पर कर सकेगा। जहाँ तक समाज से लेने और समाज से देने की बात है, तो जो कुछ भी अगर जाता है सरकार के थ्रू वो समाज का जाता है, जो आप सब्सिडी के रूप में मिले या अदर फैसिलिटीज़ मिले, तो उतना ही समाज को वापस भी इंश्योर करना पड़ेगा कि वह भी उनको वापस मिले, तो दोनों तरफ का फ़ायदा होगा। यह निश्चित है कि बहुत हद तक जो एमएसएमई सेक्टर है वो बड़े उद्योगों से संबंधित होता है, वह या तो एंसिलरी यूनिट के रूप में ग्रो करता है या फिर इनपुट आउटपुट रिलेशन उनका होता है उनके साथ, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज होता है बड़े उद्योगों के साथ, तो उसको भी और स्ट्रेंथन करना होगा और डिज़ाइन और मार्केटिंग में इनको आगे काम करना होगा कि कैसे अपने डिज़ाइन को, पैकेजिंग को, इन सभी को अच्छा कर सकें। और इनका दूसरी बात ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन जो सपोर्ट सिस्टम जो स्टेट में खड़ा होना चाहिए उसके में कहीं ना कहीं ये लोग कमी महसूस कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है, लेकिन बहुत जगह ये लोग भी एडवाइज़र रहते हैं और बहुत हद तक इनकी बात भी सुनी जाती है, इनके अपने ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो बहुत हद तक मुझे लगता है कि वह दूर भी होता है और दूर होने का प्रयास भी हो रहा है। रश्मि जी, आप जब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च की होंगी, ग्रामीण क्षेत्र में आपने शुरुआत की, तो उस प्रोडक्ट को कैसे बाजार मिला, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, प्रोडक्ट एज सच मेरा प्रोडक्ट नहीं था, इट वाज एन इमोशनल प्रोडक्ट, आई वुड से इट वाज एन इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट, लेकिन बात होती है कि वहाँ पर भी एक
औरत होने के नाते, एक फ्रेशर होने के नाते, एंटरप्रेन्योरशिप में मैं एज अ फ्रेशर आई थी, जो चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े थे, अगर उस वक्त या अभी भी अगर कोई मुझे वैसे सपोर्ट करे तो आई थिंक एज एन एंटरप्रेन्योर मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका काम बहुत आसान हो जाएगा और वो अपने आप को स्टैब्लिश करने में बहुत, जैसे कि लीगल सपोर्ट चाहिए होता है, हमें पता नहीं होता कि बैंकिंग सिस्टम्स कैसे काम करती हैं, लोन सिस्टम, हमें एजुकेट करने वाला कोई नहीं होता है। ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं उनके पास सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं, लेकिन अगर हम जब MSMEs की बात कर रहे हैं, जब हम गांव जाते हैं जहाँ पर कोई, देखिए हम स्किल इंडिया की बात जब हमने की थी या फिर स्किल्स की बात करी थी, बहुत शुक्रगुजार हूँ और लकी फील करती हूँ कि आज के वक्त में स्किल्स को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। लेकिन अगर मेरे पास स्किल है और मेरे पास उस स्किल को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसका नॉलेज नहीं है, तो डिमोरलाइज होकर बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, उनके पास आइडियाज़ भी रहते हैं। तो आई थिंक अगर ये इन्फॉर्मेशंस को अगर पैकेट वाइज अगर दिया जाए, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, एक ऐसा पॉलिसी हो या जो भी जिस तरीके से कि जो इंटरेस्टेड है उनको ना सिर्फ देखिए पैसा दे देना, लोन दे देना एक तरफा होता है, लेकिन उसके साथ उनकी मेंटल बिल्डिंग भी करनी ज़रूरी होती है कि आपको सस्टेन करना है, आपने शुरुआत तो कर दी लेकिन आपको सस्टेन भी करना है, उसके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए रहेंगे आपको। मार्केटिंग, सर ने जैसे डिज़ाइनिंग के बारे में कहा, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ये सब लीगैलिटीज़ क्या हैं, टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, उनके बारे में अगर एजुकेशन प्रॉपर दिया जाए तो आई थिंक जो डिस्करेजमेंट फेस करते हैं लोग वो शायद नहीं फेस करेंगे, और जो 10 में से 6 लोग पीछे हट जाते हैं, शायद 10 में से शायद 2 लोग बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन पीछे हटें। जी, ये मैथ्यू साहब जी, जब आप लोग जो हैं वो बहुत खुश नई स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उसको लेके, तो स्टार्टअप वाले जो हैं उनके लिए तो और बहुत बड़ी बाधा होगी। मैं सॉरी एक्चुअली मैडम का बात मैं अभी सुन रहा था तो आई वाज जस्ट रिकलेक्टिंग, अभी 10 दिन पहले हमारे एसोसिएशन में जो बात हुई है, हम लोग वी हैव रियलाइज्ड इट वेरी मच कि हम लोग तो अपने टाइम में स्ट्रगल किए फॉर मेनी सपोर्ट्स दैट वी रिसीव फ्रॉम आवर पेरेंट्स और फ्रॉम द सोसाइटी। हम लोग किसी तरह आज खड़े हो गए। आज टाइम आया है कि आप जैसे बोली वी गिव बैक टू द सोसाइटी। अगर यंग एंटरप्रेन्योर्स लोग आते हैं, बडिंग लोग आते हैं, तो उन लोग किस तरह से उनको सपोर्ट किया जाए। हमारे जसिया में हम लोग अभी इस बात को लेकर के बहुत सीरियसली हम लोग इसको वी हैव टेकन इट अप एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी यू विल सी कि जिस तरह से प्रज्ञा केंद्र होते हैं उस तरह से हम लोग वहाँ पे उद्योग मित्र केंद्र एक विल बी कमिंग अप विद इट एंड वी विल बी हैविंग काइंड ऑफ विल हैव फुल सपोर्ट सिस्टम, जहाँ पे कि जैसे हमारे विकास जी हैं, पास्ट प्रेसिडेंट है, और इस तरह से हमारे यहाँ वी हैव ए पूल ऑफ पीपल who have got a lot of experience. तो उस तरह के लोगों को हम लोग encourage करेंगे. We will be having time where they can come and share their difficulties and we will try to help them up. हम लोग तो जैसे देखें हैं बहुत सारे, अभी सरकार भी बहुत ट्राई कर रहे हैं थिंग्स को सुधारने के लिए. वन एग्जाम्पल है ऑनलाइन हर चीज़ को ऑनलाइन में लाना. बट देर आर लॉट ऑफ पुल्स, इधर उधर का भी पुल्स रहता है, उसको 100% सक्सेस अभी तक हुआ नहीं है. तो उस सब को भी हम लोग को आस्ते आस्ते करके ठीक करना. एक एग्जांपल है, मेरा अपना बेटा ही स्टार्टेड डोसा बैटर का एक, अभी जस्ट लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने स्टार्ट किया. तो एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, मैंने बोला तुम कहीं पे भी किसी को नहीं करना है बात, सीधा अपना ऑनलाइन में डालो, ऑनलाइन में डाल करके तुम यू सी हाउ इट प्रोग्रेसेस. आज 4 महीना हो गया, अभी भी एक जगह में वो अटका हुआ है. सो आई कैन फील न्यू एंटरप्रेन्योर अगर होगा तो फ्रस्ट्रेशन में ही विल नॉट बी 4 months में अगर इफ ही कैन नॉट गेट इलेक्ट्रिक कनेक्शन तो वो तो फिर ऐसे ही छोड़ कर भाग जाएगा बेचारा. सो दीज आर स्मॉल एरियाज वेयर जसिया कैन प्ले अ वेरी गुड रोल एंड आई होप इन नेक्स्ट 3-4 months मे बी 6 months व्हाट आप जो बोले हैं वी कैन गिव टू द सोसाइटी. आपने बहुत अच्छी बात जी, आपने अच्छी बात कही. और हमारा कार्यक्रम जो अगर कोई ऊर्जा विभाग के या बिजली वितरण निगम के कोई अधिकारी देख रहे होंगे तो उनके लिए एक जानकारी है कि अगर इस तरह से कार्रवाई आप के लोग करेंगे तो फिर अभी तो 4 महीने से काम नहीं हुआ, हो सकता है कि और लंबे समय तक काम नहीं होगा, तो फिर आप कोई भी योजना सक्सेस शायद ही झारखंड में होगा, और ये बड़ा चिंता का विषय. विकास जी, जैसा कि हरेश्वर जी भी अभी बोल रहे थे और इन्होंने अभी एक परेशानी बताई, तो जब आप लोग की बात होती है, आप लोग विभिन्न मंचों पर मिलते हैं, सलाह देते हैं, तो इस तरह की परेशानियों पे बात नहीं होती है. अब भाई हमको तो फैक्ट्री लगाए हुए 40 साल हो गए जी.
और अगर हम लोग मिनट्स देख लें या डॉक्यूमेंट देख लें तो इश्यूज ऑफ बिजली, बैंक, कोयला, all these issues, कोयला has always been there for the last 40 years. ऐसा नहीं कि नहीं, कभी कभी प्रोएक्टिवली कोई समझते हैं तो कुछ बातें आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ। आई डोंट डिनाई दैट कि लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैव हैपेंड। जैसे ऑनलाइन में ही बहुत रिलीफ हम लोग को मिला। हम लोग को इंटरफेस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। दैट्स अ बिग रिलीफ। एमएसएमई को एक आदमी टिमटिमाता, वो मैनेजर भी है, वो मार्केटिंग मैन में, वो इस ऑफिस में उस ऑफिस में उस ऑफिस में जाते जाते थक जाता था, अब जाना नहीं पड़ता। तो ये एक वेलकम चेंज है, स्पेशली यंग यूथ को। तो वो 2 दिन नहीं लास्ट करेगा, वो जो हम लोग जिस मंजिल से गुजरे हैं। सही। तो दे नीड थिंग्स इंस्टेंटली। तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी जरूर हम देख रहे हैं कि प्रोएक्टिवली ऑनलाइन, वेयर देयर इज नो इंटरफेस बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड द एंटरप्रेन्योर, ये बहुत बड़ा रिलीफ जी। ये न्यू के लिए फायदा है। हम लोग तो यूज टू है, मीटिंग्स होती है, हम लोग इश्यूज को डालते हैं। इट डिपेंड्स कि आप उसको कितना प्रोएक्टिवली समझ पा रहे हैं। दर्द तो हमको है जी। वो प्रोएक्टिवली समझेंगे तो क्या इनके स्टेट गवर्नमेंट की परचेज पॉलिसी है, वो सरकार का परचेज पॉलिसी का मतलब हुआ कि उनकी जो परचेजेज होते हैं उसमें से 30%, 33%, 20% एमएसएमई से लेना है। तो हम लोग एक लिस्ट देते हैं कि भाई आप ही आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि स्टेट में कौन कौन बना रहे हैं, उनका रिक्वायरमेंट और क्वालिटी वगैरह मेंटेन करेंगे, आप ले लीजिए। तो ये कहाँ सक्सेसफुल है? लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी ने तो एक बेहतर किया है कि 200 करोड़ से कम का जो भी रहेगा ग्लोबल टेंडर में अब नहीं जाएंगे। इसका मतलब कि लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा मौका मिलेगा। जो प्रधानमंत्री आह्वान किए जी, वो लेटर एंड स्पिरिट में अगर डाउन द लाइन सब लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे। वी हैव एवरीथिंग, हम लोग के पास सब कुछ। वो डाउन द लाइन सबका अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हम लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी शुड ऑल्सो बी मोर प्रोएक्टिव, हम मानते हैं। तो हर कोई का एक रोल है, वो अगर सब लोग अपना अपना रोल, स्पेशली व्हेन वी हैव सच ए डायनामिक लीडर who's understanding, who's focusing, who's announcing. लोग तो बहुत enthusiastic हैं, तो वो सिस्टम को भी जगना पड़ेगा, स्टेट को भी थोड़ा साथ मिल के काम करना पड़ेगा। हरीश्वर जी, एक बेहतर चीज़ अभी इस दौरान ये भी हुई है कि लेबर एक्ट में कुछ सुधार हुए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उसमें मुझे लगता है कि 2 तरह का फ़ायदा होगा। एक तो कि लेबर ऑब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और दूसरा है प्रोडक्टिविटी में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो एक तरफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जो कि बहुत बार लेबर लॉज के रुकावटों के कारण एमएसएमई और दूसरे सेक्टर भी श्रमिकों को रखने में थोड़ा संकोच करते थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ फ़ायदा होगा। और दूसरा है कि लेबर की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इम्प्रूव करेगी। तो दोनों होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो ये फिलिप जी, क्या जो लोग वापस लौट रहे हैं वो आपके लिए मौका है, या फिर वो उससे परेशानी होने वाली है कि आपके कई लोग जो हैं वो जो बेहतर काम करते थे वो वापस अपने अपने गांव की तरफ चले गए? मतलब किस तरह की इसको आप मानते हैं? नहीं, देखिए, अल्टीमेटली जो आए हैं ना वो लोग वापस जाएंगे, वो लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, ये एक सत्य है। क्योंकि 2-3 चीज़ है। एक है कि यहाँ पे उनका जो स्किल है शायद यहाँ का जो इंडस्ट्रीज़ है उस लेवल पे अभी उठे भी नहीं है कि उनकी जो स्किल है उसका यूटिलाइज कर पाए। और ये भी एक सत्य है कि हमारे यहाँ पे जो लेबर मिल रहा है दे आर नॉट स्किल्ड इनफ। तो ये दोनों के बीच में अभी हम लोग झुलस रहे हैं। लेबर का जहाँ तक बात आई है, इसमें लेबर लॉस में भी थोड़ा सा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग जैसे कोई लेबर को अगर 15 दिन के लिए रखना चाहते हैं या 1 महीना के लिए रखना चाहते हैं तो आप नहीं रख सकते हैं। उसमें बात करके भी अगर कॉन्ट्रैक्चुअल ही लेबर को रखना है तो भी उसका ESI है, प्रोविडेंट फंड है, दैट इज़ नॉट पोर्टेबल। ये पोर्टेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है।
गवर्नमेंट बात की है अभी जनधन योजना जो है वो आई थिंक दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप इन दैट डायरेक्शन। तो ये हो जाएगी और पोर्टेबिलिटी जब आ जाएगी तब क्या है कि लेबर के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। अगर मान लीजिए हम उनका 10 दिन के लिए पीएफ का पैसा देते हैं, वो पीएफ का पैसा उनको बेनिफिशियल होना चाहिए, आज के अंदर में वो नहीं हो पा रहा है। तो ये एक रिफॉर्म है जो ज़रूरत आज की रिक्वायरमेंट है। ये जब हो जाएगी तो आप जैसे बोले लेबर बाहर से इधर आए, 15 दिन यहाँ पे काम किए और यहाँ उनका जो स्किल्स है वो यहाँ पे इम्पार्ट किए, यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दिए और फिर देन वो वापस चले गए। तो दिस विल बी ऑल इंडिया में एक यूनिफॉर्म सॉर्ट ऑफ वो स्प्रेड आउट हो जाएगा। आपको नहीं लगता है कि जो बाहर के लोग हैं वो आपके काम में नहीं आएंगे, मतलब वो यहाँ नहीं रुकेंगे? आप ऐसा है क्योंकि आपको ऐसा मौका नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोग नहीं करा पाएंगे ना, क्योंकि हमारी जो यहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स है उस लेवल की नहीं है जिस लेवल पे उन लोग वहाँ पे जिस इंडस्ट्री में उन लोग काम कर रहे हैं उस लेवल के यहाँ पे नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा आई डोंट थिंक यहाँ पे अब्जॉर्ब होगा अनलेस कोई बड़ी इंडस्ट्री आवे। एंड जैसे विकास भैया अभी बोल रहे थे कि बड़ी इंडस्ट्री आएगी तो उसके साथ साथ में बहुत सारे एंसिलरी यूनिट्स भी आ जाएगी, एंसिलरी यूनिट्स आएगी तो वो कुछ अब्जॉर्ब कर लेंगे। जी विकास जी, ज़्यादातर जो माइग्रेंट लेबर आए हैं वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से आए हैं, जहाँ तक हम लोग को पता है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से अगर आए हैं और कंस्ट्रक्शन सेक्टर यहाँ एकदम स्लम्प में है, तो जो एग्जिस्टिंग है उनको भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो उनका क्या होगा? तो रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो लार्ज एम्प्लॉयमेंट करते हैं इस तरह के माइग्रेंट लेबर का, तो वो उसका रिवाइवल एट द मोमेंट एसओएस बेसिस में होना चाहिए। लेकिन एक बेहतर बात यह है कि आप लोग जो कई मंचों पे मैंने आपको सुना है कि लेबर एक्ट में जो इंस्पेक्टर राज था उसको लेके एमएसएमई क्षेत्र के लोग काफ़ी परेशान थे। कोई बाबू आके और आपके यहाँ जो है वो इंस्पेक्ट कर देता था, तो उससे तो अब निजात मिल गई, तो उसका तो बेहतर परिणाम आएगा। रिलीफ तो है। हमने कहा कि वो इंस्पेक्शंस जो है एट रैंडम नहीं है, वंस होगा तो वो तो रिलीफ है। हम लोग तो एडमिट करते हैं कि वो रिलीफ है, और कहीं ना कहीं उन लोग नहीं आने से उनको तकलीफ है, हम लोग को तो खुशी है। मजदूर भी तो खुश होने चाहिए, लेकिन क्योंकि सरकार का फोकस मजदूर भी है आपके साथ। एमएसएमई जो है, एमएसएमई में जो मजदूर हैं और जो मालिक है उसका संबंध बहुत ही अजीब है। अच्छा। वो एक परिवार की तरह है, उसमें जबरदस्ती मिनिमम वेजेस, ई वेजेस, वो वेजेस, वो डिमांड एंड सप्लाई के बीच में उसका दुख सुख में वही रहता है सामने। तो एक छोटा परिवार है, उसमें बाहर से कोई आके पंचायती करे इसकी आवश्यकता ही नहीं। पंचायती की आवश्यकता इसलिए होती है कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि गार्जियन जो है वो भी कभी कभी बेईमानी कर देता है, मानते तो इस वजह से वो रामराज तो है नहीं भाई साहब, ये तो हर जगह सेक्टर में होता है ना। ये एब्रेशन को नहीं देखना चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड एमएसएमई में यही हो रहा है। ये मंशा या ये आर्ग्यूमेंट स्टैंड नहीं करता। वो होता है हर बड़ी इंडस्ट्री में होता है, समाज में होता है, ट्रेड में होता है, तो वो तो हो गए जी। दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। माइनिंग सेक्टर जो है वो अभी झारखंड में थोड़ा सा जो उसकी रफ्तार मंदी के दौर से गुजर रहा है, तो उसका भी प्रभाव क्या एमएसएमई क्षेत्र पे पड़ रहा है क्या? माइनिंग सेक्टर अगर आप देखिएगा कि पूरी अर्थव्यवस्था पिछले अगर 7 क्वार्टर से देखें तो स्लो डाउन से गुजर रहा है। कोविड-19 आने के बाद वह आप कहेंगे कि और ज़्यादा गंभीर हो गई वो समस्या। तो जब डिमांड कम था तो माइनिंग सेक्टर भी कम काम कर रहा था। अभी आप लॉकडाउन के समय में देखेंगे कि जब इंडस्ट्रीज़ बंद हो गए, बंद रहे जिस अवधि में, तो उस समय में एनर्जी का डिमांड कम हो गया था जी। और उसके कारण भी जितने भी मिनरल्स थे, कोयला था जिसका कि डिमांड कम हुआ, तो डिमांड कम होने के कारण भी यहाँ पर परेशानी रही है। जहाँ तक एमएसएमई के क्षेत्र की बात है, तो एमएसएमई में मुझे लगता है कि हाँ कुछ रुकावटें रहीं। कुछ इस समय में अगर आप देखें कि लॉकडाउन में अगर कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो वो एमएसएमई सेक्टर हुआ है।
क्योंकि बड़े उद्योग के पास सेविंग रहती है कुछ, एक कुशन रहता है, इनके पास वो कुशन नहीं रहता है। बड़े उद्योग भी प्रभावित हुए हैं, स्लोडाउन में भी प्रभावित हुए हैं, ये दोनों तरफ से ये लोग प्रभावित हुए हैं। तो इनके ग्रोथ के लिए और इनका सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके उसके लिए एक पॉलिसी पैकेज की ज़रूरत है। अभी जो पैकेज इन लोगों को मिला है वह मुख्यतः अगर आप देखें तो क्रेडिट उपलब्ध कराने वाला मिला है मुख्यतः। लेबर लॉज और इस तरह के रिफॉर्म को अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो यह है जिसका कि फ़ायदा उठा करके डेफिनेटली ये लोग इनका विकास होगा, इनका ग्रोथ होगा उसमें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर कि इनको खुद भी प्रयास करना है। जहाँ तक रियल इस्टेट का सवाल है तो रियल इस्टेट अगर आप पूरे भारतवर्ष में देखें तो पिछले वही मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी लंबे समय से एक स्लोडाउन की परिस्थिति में है वो। आप देखें कि बहुत जगह इन्वेंट्री बना हुआ है और उसका डिमांड नहीं हुआ है। झारखंड में भी वही स्थिति है। तो अभी तो इन्वेंट्री ही बचा हुआ है। और दूसरी तरफ यहाँ पर रियल इस्टेट का बड़ा प्रॉब्लम है वो लैंड को लेकर के भी है कि जो ज़मीन की प्रकृति है, ज़मीन का टाइप है, ओनरशिप टाइप जो है, उसके कारण भी यहाँ पर है कि इस क्षेत्र का ग्रोथ बहुत, रियल इस्टेट का ग्रोथ मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट नहीं हो सकेगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में और भी दूसरी चीज़ें आती है, जैसे गवर्नमेंट रिलेटेड कंस्ट्रक्शन भी है जो आप देखेंगे कि ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी के साथ वो शुरू भी हो गया है। तो वहाँ भी काफ़ी श्रमिक रोजगार पा रहे हैं। बहुत सारे श्रमिक वो हैं जो कि गारमेंट इंडस्ट्री से वापस आए हैं या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से वापस आए हैं। तो यहाँ पर के एमएसएमई सेक्टर को के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि उनको कैसे यहाँ पर यूटिलाइज करे और यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू करे। तो ये आत्मनिर्भर भारत ही नहीं, आत्मनिर्भर झारखंड भी बन सकेगा। और नहीं तो डेफिनेटली वो लोग भी विवश हो जाएंगे बाहर जाने, फिर वापस जाएंगे। हम इस पर चर्चा माइनिंग सेक्टर पे आगे जारी रखेंगे। हम एक सवाल ले लेते हैं रश्मि जी से। रश्मि जी अभी बात कर रही थी कई जो लोग हैं वापस आए हैं वो जो है गारमेंट सेक्टर के लोग भी आए हुए हैं और इस तरह के कई, तो ऐसे लोगों को क्या जो है जो कुछ आपके जैसे जो लोग हैं हाँ। उनको अपने में नहीं शामिल कर सकते, अपने साथ नहीं शामिल कर सकते। बिल्कुल, मैं वही मतलब बताना चाह रही थी। जैसे मैथ्यू सर ने भी बोला कि एक गैप जो है वो क्रिएट हो चुका है कि लेबर्स की ज़रूरत वहाँ पे नहीं थी इसलिए उनको यहाँ बुला लिया गया और यहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वी नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़, तो हम लोग उस प्रॉब्लम के को वहाँ पे ब्रिज क्यों नहीं कर सकते। दूसरी बात आई कि यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शन या जिस भी इंडस्ट्री से वो वापस आ रहे हैं वहाँ पे इनकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। झारखंड में स्किल एक ऐसा चीज़ है जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं इस पर काम कर चुकी हूँ, थोड़ा वक्त और सही ओरिएंटेशन और सही गाइडेंस मिलने पे हम एक स्किल को सिखा सकते हैं। पारंगत होने में वक्त लगेगा, उसमें परफेक्ट होने में, लेकिन सिखा तो सकते हैं। तो उनमें से हम ठीक है 100 लोग आए हैं, 100 के 100 को रिटेन नहीं कर सकते, 100 को 20 से शुरू करें, फिर शायद वो 40 तक हो सके, कोशिश तो कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे लगता है हमने यूथ की बात करी थी, जैसे सर ने भी कहा कि यूथ का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, डिस्करेज बहुत जल्दी हो जाते हैं, उनको हर चीज़ क्विक चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सारा यूथ ऐसा है, बहुत सारे हैं जिनमें स्किल्स हैं जो काम कर रहे हैं। हम क्यों ना यूथ हीरोज़ क्रिएट करें, हम क्यों ना यूथ को यूथ से ही इंस्पायर करें, क्योंकि ये चीज़ बहुत वर्क करता है। हम लोगों को देखते हैं, हम उनको इमिटेट करना चाहते हैं, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो अगर हमारे आसपास कोई ऐसा यूथ है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसने एमएसएमई को एक लेवल आगे लेकर के जो गए हैं, हम उनको एज अ हीरोज़, एज मेंटर्स ट्रीट करें। और जो बाकी लोग हैं जो उनके ऐसा बनना चाहते हैं या जिनके मन में कोई शंका है, डाउट्स हैं, हम उनको एक वो मेंटरशिप प्रोवाइड करा सकते हैं। आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इसने किया है। हर चीज़ के लिए हम सरकार तो है ही, बैकअप दे रही है, लेकिन हमारी भी भूमिका हो सकती है। बिल्कुल। और जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले वो खुद से शुरू होना चाहिए। हमें पहले फील होना चाहिए कि हमें करना है। हमारे पेरेंट्स भी बहुत कुछ कहते हैं, मैं यूथ को रिप्रेजेंट करती हूँ, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन करते हम कब है जब हमारे दिमाग में आता है, जब हमारे दिमाग में वो सीड आता है कि यस हमें ये चीज़ करना है, हमने ये चीज़ चूज़ किया, उसके बाद हम रिसोर्सेज की तरफ देखते हैं। आई थिंक एज पीपल ऑफ झारखंड, एज पीपल ऑफ इंडिया, हमें यही शुरू करना पड़ेगा। बातें ठीक है, पॉलिसीज़ ठीक हैं, सपोर्ट सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे पहले यूथ को, लोगों को, चाहे लेबर्स हैं, उनको खुद में ऐसा
फील आए और हम उनको इनकरेज करें कि आप कोशिश कीजिए और हम तो हैं ही आपके पीछे। हाँ, जैसा कि अभी चर्चा शुरू करने से पहले मैथ्यू जी बता रहे थे कि विकास भैया हमारे गुरु हैं, मतलब इसी तरह जो है कई लोगों को अपने समाज से एक दूसरे को जोड़ के ले जाना होगा। सरकार के पास पॉलिसी है, फंड देने के लिए तैयार है, लेकिन हमको भी कुछ करना होगा। केवल सब कुछ सरकार पे डालने से थोड़ी परेशानी होगी। क्या विकास तो है ही, आफ्टर ऑल हम लोग कितना भी कुछ बोले लेकिन हम लोग काम तो कर रहे हैं जी जी। आउटपुट तो है, फैक्ट्रियां लगी हैं, ऐसा नहीं है। हम 40 साल से हैं, फिलिप भी हैं और हमारे जैसे काफी लोग हैं। जी, और नए नए भी आ रहे हैं, जी जो भी आ रहे हैं अपने बलबूते पे आ रहे हैं। जी जी नए यूथ को नया नया स्टार्टअप्स का भी अच्छा कॉन्सेप्ट झारखंड में भी है। दे आर ऑल्सो पिकिंग अप, हमसे भी है, हम लोग से भी इंटरेक्ट कर रहा है। तो जो हम लोग ट्रेडिशनल हैं उससे डिफरेंट लॉट एक आ रहा है, उनकी अपॉर्चुनिटी, उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हम लोग सबको प्रोएक्टिव होना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और ये संभव है, कोई रोक नहीं सकता। एक एंटरप्रेन्योर को कितनों भी निराश एनवायरनमेंट रहेगा, वो एक रास्ता तो निकालता ही है, जी। स्ट्रगल है जी, जी। लेकिन निकालता तो है। ऐसा थोड़ी जो है कि सब हार के छोड़ के चले जाते हैं। तो आखिर इतना इंडस्ट्री है कहाँ? जी। आखिर इस झारखंड में भी एमएसएमई सेक्टर है ना, जी। मीडियम सेक्टर है, माइनिंग से रिलेटेड है, ट्रेड भी है। जी जी तो वो तो सरवाइव कर ही रहे हैं, अच्छा से कर रहे हैं और करेंगे, रास्ता दिखा ही रहे हैं। फिलिप जी से हम अनुभव जानना चाहेंगे। फिलिप जी, जब आप इस क्षेत्र में आ रहे थे, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई लोग होते हैं जो निराश हो जाते हैं कि कोई मेरा देखने वाला नहीं। तो वो आपने शुरुआत की होगी झारखंड में, और 40 साल पहले तो और ज़्यादा जो है कठिनाई होगी, तो उस पर हम जानना चाहते हैं कैसे मेंटरशिप मिला आप लोगों को और कैसे आप आगे बढ़े। देखिए, मेंटरशिप हमारा शुरू में तो मेरे फादर थे। जी जी। फादर वॉज एम्प्लॉय ऑफ CCL। अच्छा अच्छा। तो वो CCL को छोड़ करके, और वो एक ही बात हमको बोले कि बेटा तुम लोग पढ़ोगे और नौकरी आजकल बहुत कम है। उस ज़माने में नौकरी BIT मसला से भी निकल रहा था, तो तुरंत प्लेसमेंट नहीं था हम लोग के टाइम में। तो फादर बोला कि देखो ये एक छोटा सा चीज़ हम स्टार्ट किए हैं, तुम लोग इसमें भीड़ करके इसमें काम स्टार्ट करो। तो उस टाइम जो था बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड्स था, फर्स्ट 10-15 ईयर्स, और हम लोग स्टार्ट भी किए थे बहुत स्मॉल स्केल में, बहुत छोटे स्केल में। तो बहुत छोटा स्केल में स्टार्ट करने से स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहता है, तो एक सर्टन मिनिमम स्केल्स होना चाहिए। तो वो सब भी समझ में आते आते भी 10-15 साल वैसे भी निकल गया। तो बैंक्स वगैरह भी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थे, बट लकीली आई केम इन कॉन्टैक्ट विथ, जैसे विकास भैया हैं इस तरह से जसिया, झारखंड स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन के बहुत सारे मेंबर्स थे। तो वो लोग हमको बैंक से भी इंट्रोड्यूस करा के दिए, एंड वी गॉट सम लोन्स। उससे वी बिल्ट अप सर्टन स्केल, एंड वो स्केल से फिर हम लोग आगे बढ़ गए। एंड ट्रूली स्पीकिंग, हम लोग जो है जैसे लुब्रिकेंट्स बनाते हैं, तो लुब्रिकेंट्स बना करके हम लोग लार्ज इंडस्ट्रीज़ को दे देते हैं, उन लोग उसको फर्दर अपना ब्रांड में बेचते हैं। अच्छा। तो एक टाइम आया जब मेरे को लगा कि नहीं, आत्मनिर्भर रहना है तो मेरा अपना ब्रांड होना चाहिए। तो दैट ऑल्सो टुक 15 ईयर्स, उसको भी बिल्टअप किए। तो आज मेरे को खुशी है कि ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ माई प्रोडक्शन हमारा ही ब्रांड में निकल जा रहा है। तो वी आर वेरी लिटिल डिपेंडेंट ऑन द लार्ज इंडस्ट्रीज दिस डेज। तो वो बहुत बड़ी एक बात है। इसमें हमको ये कहना है कि झारखंड स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन आज आने का टाइम में, जैसे मैडम से अभी रश्मि जी से बात हो रही थी, हम लोग एक सेंटर फॉर एक्सेलेंस के हिसाब से हम लोग बात करना चाहेंगे, जहाँ पे कोई भी जो लोग नए आ रहे हैं और उन लोग को जो भी डिफ़िकल्टीज फेस हो रहा है, उस पे हम लोग उनके साथ बैठेंगे और उनकी बातें सुन करके उसमें सरकार के साथ अगर कोई भी तरह का इंटरेक्शंस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वी विल प्ले अ रोल ओवर देयर। बिल्कुल। सो आने वाले टाइम में हमको लग रहा है कि जसिया एक अच्छा रोल इसमें प्ले करेगा, और झारखंड के जितने भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है, यंगस्टर्स है, उन लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स बहुत है। सिंगल विंडो सिस्टम आज इट्स ऑलमोस्ट डिफंक्ट, जबकि वो माना गया था कि दैट विल बी अ विंडो विच विल ओपन एवरीथिंग, बट दैट ओपन्स इनटू अनदर फ्यू विंडोज विच डजंट हैव एनी, इट डजंट टेक यू प्लेसेस। तो ये एक प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम खाली बोलने से नहीं होगा,
हम लोग को सरकार के साथ इंटरेक्ट करके बताना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं, हम लोग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ 5-6 मीटिंग में बैठ करके, हमारे चेयरमैन उस समय थे रस्तोगी साहब, ही वॉज वेरी वेरी इंटरेक्टिव एंड ही अंडरस्टूड व्हाट वी सेड, और उन्होंने NIC वालों को बुला करके देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसको दूर करो, ये सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम है, इसको दूर करो। तो कोई ऑफिसर अगर इसको अपने हार्ट में अगर ले लेता है कि हमको इसको ठीक करना है, तो ठीक होता भी है, नहीं होता ऐसा बात नहीं है। तो ये इट्स अ टू वे, हम लोग कितना इसको स्ट्रांगली टेकअप करते हैं और कितना हम लोग परस्यू करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। एंड सरकार वहाँ से अगर थोड़ा सा सपोर्ट देता है तो थिंग्स वर्कआउट। तो आने वाला टाइम में आई थिंक यूथ का टाइम है, यूथ विल सी दैट वंस आप सरकार लगातार, मैं तो कई जगह मैं लिखा हुआ देखा भी सरकार कि आपके आइडिया में है दम तो साथ खड़े हैं हम। तो इस तरह के बहुत सारे यूथ को आने चाहिए। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपने बताया कि 4 महीने से जो है बिजली विभाग एप्लीकेशन पे कुछ काम नहीं कर रहा, और ये बड़ा गंभीर मसला है। विकास जी, एक मसला अभी आया है कि कमर्शियल माइनिंग की बात हुई है शुरू, तो कमर्शियल माइनिंग को लेके जो है अगर काम झारखंड में भी शुरू होता है, उसका बहुत इम्पैक्ट हो सकता है कि आपके क्षेत्र पे पड़े, और वो रफ्तार जो रुकी हुई है वो तेज शायद हो। देखिए, कमर्शियल माइनिंग एक इकोनॉमिक डिसीजन है जी, तो इसको इकोनॉमिस्ट लोग न डिसाइड करेंगे कि पॉलिटिशियन लोग तुरंत डिबेट करने लगे कि ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, खराब है। वाजिबन अगर कोल इंडिया CCL सब माइंस को अपने ऑपरेट कर लेती तो कोई दिक्कत नहीं था। तो उनके पास जगह है और वो माइन नहीं कर पाते, और अपना कोल का रिक्वायरमेंट है जी। तो इस कंट्री का रिक्वायरमेंट अगर सरकारी तंत्र नहीं फुलफिल कर पा रही है तो क्या उसको ओपन अप नहीं करना चाहिए जी। जैसे अभी ये निर्णय हुआ है, ये ओपन अप होगा तो अभी तक क्या था कि अगर प्राइवेट कैप्टिव पावर प्लांट के लिए उसको माइंस मिलता था जी। ये स्टील प्लांट प्राइवेट भी है तो उसको बेचने के लिए नहीं मिलता जी। लेकिन मार्केट में तो शॉर्टेज है ही कोयले का। तो अभी जो ओपन अप होगा, इट्स अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, तो इसमें बड़े लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो कोयला निकलेगा जो कि नीचे है। हम लोग क्लेम करते हैं कि झारखंड हैज द बिगेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल इन द कंट्री, तो वो निकलेगा, उसको एक्सप्लॉइट होगा, तो उसके जब माइनिंग होगा तो माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज में बहुत लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ लेबर इंटेंसिव है तो लोकल लेबरर्स को मौका मिलेगा, उसमें बहुत सारा इनपुट्स है तो MSME खड़ा होगा, छोटा बड़ा, तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी को पॉलिटिकल डिबेट में डर लगता है कि कहीं वो स्टॉल इधर जी। खासतौर पे मैथ्यू जी जैसे लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके लिए तो बहुत बाजार जो है बहुत बेहतर हो जाएगा। नहीं, वो बात भी है, प्लस प्राइवेट आने से क्या होता है ना कि फुल रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर लेता है। आज एक एग्जांपल हम लोग के सामने में है कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड या CCL कोल इंडिया लिमिटेड जो भी है, उनका कोयला निकालने का मैंडेट है उनके पास, लेकिन कोयला निकालने के लिए उसका जो ओवरबर्डन है उसमें बहुत सारी मिनरल्स है। आज वो सारे मिनरल्स वेस्ट हो रहा है, वो उसका मार्केटिंग करते नहीं है। वो इसलिए नहीं करते हैं कि उनका मैंडेट है कोयला निकालना, बट अगर ये प्राइवेट रहता तो कोई एक पैसा का चीज़ नहीं फेंकता। और वो जो ओवरबर्डन के अंदर में जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स है वो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ की रॉ मटेरियल है। यहाँ की इंडस्ट्रीज़ सेम चीज़ के लिए तड़प भी रहे हैं और बाहर से उसको ला रहे हैं, और यहाँ पे अवेलेबल है लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। यूटिलाइज इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि CCL उसको देगा नहीं, दे विल नॉट, वो नहीं करेंगे, उनका मैंडेट में है नहीं। तो ये एक प्राइवेट सोच और पब्लिक की सोच में एक डिफरेंस है। पब्लिक कंपनी है तो उनके पास कागज़ में जो चीज़ है वो उसी हिसाब से जाएंगे। प्राइवेट है कि वो दे विल नॉट, वो स्पॉट डिसीजंस कर लेंगे। उनका क्या है कि एक पैसा का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से वो काम करेंगे। तो ये पब्लिक प्राइवेट का डिबेट है। लोग जो अभी परेशान है कोयले के लिए, उनको भी ये बिल्कुल, आज कोयला हम लोग जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को कहा जा रहा है कि JSMDC से कोयला लीजिए। JSMDC हम लोग से 3-3 महीना का पैसा जमा करा कर रखते हैं
और कोयला रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों के पास तो इतना कैपिटल है नहीं। तो हम लोग तो चाहेंगे कि कोई सप्लायर से ले लें, और वास्तव में आज वही हो गया। जैसे हमारे पास JSMDC का लाइसेंस है, 120 किलो टन हम हर महीना ले सकते हैं, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आई एम नॉट बाइंग फ्रॉम JSMDC। हमारे पास एक सप्लायर है, वो JSMDC से 200-300 रुपया टन के ऊपर का रेट में लाकर सप्लाई दे देता है। हमको जब जितना ज़रूरत है हम मंगा लेते हैं। तो ये मार्केट डायनामिक्स भूल करके यहाँ के इंडस्ट्रीज़ या माइनिंग इंडस्ट्रीज़, चूँकि वो लोग मोनोपोली है, उनके पास मोनोपोली है, वो अपने टर्म्स में काम करते हैं, मार्केट अपने टर्म्स में काम करते हैं। तो विकास जी, मुझे तो लगा फिर क्रांति आएगी, फिर ये जो रोना धोना है कोयले का एनर्जी के लेवल पे, वो सब सच्चाई तो ये है कि ये इसको हम लोग सबको मिलजुल के सी थ्रू कराना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अपना स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर ही अपोज कर दिए, तो दुख लगता है। इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री कोल शॉर्टेज है, इंपोर्ट कर रहे हैं कोल, इजंट दैट क्रिमिनल कि हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं जबकि हमारे अपने धरती के नीचे कोयला है। तो वो तो बहुत बोल्ड डिसीजन है कि भाई प्राइवेट सेक्टर को दीजिए, जिसको रिक्वायरमेंट होगा वो कोयला उनसे खरीदेगा। ऐसा भी तो नहीं है कि मार्केट डायनामिक्स रेट डिसाइड करता है। ये गलतफहमी में नहीं रहे आज की कोई बहुत पैसा कमा लेगा, नो नो, दैट डजंट हैपन। खुला बाजार, तो खुला बाजार, खुला बाजार और लोग भी करेंगे तो अवेलेबल होगा ना जी। हम माइनिंग की तो बात कर चुके हैं, हम आपसे सवाल नहीं करें। हम ये जानना चाहते हैं कि जो बात ये हमारी अभी हो रही थी MSME के सेक्टर में, बैंक का जो रवैया है वो बहुत बेहतर नहीं था एक ज़माने में, धीरे धीरे सुधर रहा है। अब क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने वो कह दिया है कि नहीं आप लोन दीजिए, हम हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? मुझे लगता है कि लोन इन लोगों को इजीली अवेलेबल होगा, सिर्फ ये आत्मनिर्भर पैकेज के कारण भी इन लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री की जो मंशा है और वह धरातल पे उतरेगी। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि बैंक के पास अभी सरप्लस फंड है, चूँकि डिमांड कम है फंड का, तो सरप्लस फंड है तो वह भी देने के लिए इच्छुक होगी। आप जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम है अभी, और यह मार्केट डिटर्मिन्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। RBI ने भी कोशिश किया है रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने की, क्योंकि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को कम किया है। तो बैंक के पास अभी मजबूरी भी मैं कहूँ है कि इन लोगों को ऋण दे। एक मजबूरी है बैंक के पास, वह है कि वह NPA को अपना कम करना चाहती है, तो इसलिए एक बार वह ज़रूर डेफिनेटली यह जानना चाहेगी कि रिपेमेंट कैपेसिटी क्या है इन कंसर्न का, लेकिन उनके पास सरप्लस फंड है तो इन लोगों को देगा। अभी MSME के पास एक अवसर है कि कैसे इस स्थिति का, इस परिस्थिति का उपयोग कर अपना विकास कर सके। जी, मतलब एक बड़ा मौका है, मौका है अभी। रश्मि जी, जब आप शुरू की होंगी अपना जो काम, तो उस समय बैंक का क्या रवैया था? प्रोजेक्ट लेके जब गई होंगी तो क्या बैंक क्या आपने जी लोन के लिए तो अभी तक अप्लाई नहीं किया है, लेकिन अगेन मैं फिर से वही कहूँगी कि एक यूथ को, एक फीमेल सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हूँ मैं, बार बार उसी पॉइंट पे आ रही हूँ कि देखिए जब कोई पीछे नहीं होता है सपोर्ट करने के लिए या फिर आपको गाइड करने के लिए, मेंटर करने के लिए, डिफ़िकल्ट होता है, पहला चीज़। दूसरी चीज़, हम पॉलिसीज़ की बात करते हैं, बहुत अच्छे पॉलिसीज़ आई हैं, बट मेरा सवाल यही है, मेरा कंसर्न ये है क्या वो नीचे लेवल तक पहुँचते पहुँचते क्या उतना स्मूथली मेंटेन होता है? क्योंकि बहुत जगह ऐसे मैंने देखा है कि बहुत अच्छी पॉलिसीज़ आई हैं हमारे इंडिया के लिए पिछले कुछ सालों में, लेकिन वो नीचे पहुँचते पहुँचते उसका कुछ हो जाता है। अगर सही इंसान के हाथ में पड़ा तो वो वैसे, जैसे कि हम जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, बहुत सारे EDP प्रोग्राम्स का पार्ट रही हूँ, हिस्सा रही हूँ मैं, एंड बहुत सक्सेसफुल रहा है। मतलब जब हम MSMEs और गाँव के लोगों की बात करते हैं, फीमेल्स की, 15 दिन के सेशंस के बाद हमने उनको आत्मनिर्भर बनाया है। और जो बच्चियां पढ़ रही हैं, जो गांव में जो औरतें हैं, जो या हाउसवाइफ्स हैं जो कुछ नहीं कर रही हैं, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अब बात वही होती है कि जब उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, लीगल सपोर्ट चाहिए, तो वो जब वो वहाँ पे जाती हैं तो कितना स्मूथ होता है, नहीं होता है, ये अगेन इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग कि अगर सही लोग हैं, भीड़ कम है
और सामने वाला जो बैठा है ऑफिस में उसको लगा कि ठीक है मैं इस कॉज को सपोर्ट करता हूँ, तो वो आपका काम आसानी से कर देगा। व्यक्ति विशेष के लिए, वो सबके लिए। हाँ, हाँ। लेकिन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो तो बेहतर काम झारखंड में कर रहा है, उसका काम कर रहा है। लेकिन भाई जब हम काम कर लेते हैं उसके बाद सप्लाई और डिमांड वाली बात जब आती है, तो वहाँ पर एक चीज़ मैं बिल्कुल मेंशन करना चाहूँगी कि हमें आपस में एक वो इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बैंक्स की बात करें, फाइनेंसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करें, वो एक पार्ट है। दूसरा है कि जो ऐसे चीज़ें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका एक पार्ट आ जाता है। दूसरा पार्ट आता है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं, MSMEs की हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटर, तो यहाँ पर बहुत बार क्या होता है ना कि एक दूसरे की टांग खींचने में लग जाते हैं। हमें ये समझना होगा कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो साथ में ही बढ़ना है। तो अगर हम वो इकोसिस्टम क्रिएट कर लें कि एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक से रिसोर्स ले लिया, एक ने डिस्ट्रीब्यूशन संभाल लिया, या फिर जिस तरीके से आप कोहेरेंट हैं उस तरीके से आपने काम कर लिया, तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इतनी अमेजिंग पॉलिसीज हमारे लिए बनी है, वो यथार्थ हो पाएंगी और बहुत स्मूथ तरीके से हो पाएंगी। क्योंकि काम ग्रास लेवल पे ही होता है, ग्रास लेवल पे ही होता है, वहाँ पर ही रिजल्ट दिखता है, वहीं से हम सक्सेस को भी देखते हैं। तो वो इकोसिस्टम क्रिएट करना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी बिजनेस में या किसी काम इकोसिस्टम एक बेहतर जो है रिजल्ट देता है। चर्चा जी सर, ये जो इकोसिस्टम की आप जो बात कही, इसका बहुत बढ़िया स्कीम है गवर्नमेंट का, क्लस्टर प्रोग्राम, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है कि कोई भी एक इंडस्ट्री अगर है तो उस इंडस्ट्री में अगर 10 जॉब्स है विच इज़ टू बी डन, तो 10 MSMEs मिल करके वो एक बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। तो ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, लेकिन हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अब जमशेदपुर में ऑटो क्लस्टर एक आ रही है। हम लोग यहाँ पे रांची में ट्राई किए थे इंजीनियरिंग क्लस्टर लाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो आप लोग इसमें आगे बढ़िए, यूथ इसमें जो है ना आगे आ सकते हैं। गवर्नमेंट का ये एक बहुत अच्छा पहल है, एक अच्छा स्कीम है, और उसमें ऑलमोस्ट 90% सब्सिडी है, ऑलमोस्ट यस 90% सब्सिडी है। तो दैट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। आप लोग मे बी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए यू मे नॉट बी कमिंग फॉरवर्ड। बस वही कह रही थी, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पहुँच नहीं पा रहा है लोगों तक। हम इसीलिए तो दूरदर्शन जो है लगातार सक्रिय है जो सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचाने के लिए, और हम इसीलिए नए लोगों को भी मंच देने की कोशिश करते हैं। आप जो तमाम दर्शक आए बहुत अच्छी जानकारियां दी, और उम्मीद है कि लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आपसे फिर एक बार मैं गुजारिश करता हूं कि धूप तो है लेकिन सरकार छाया देने के लिए तैयार है। आप लाभ उठाइए और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, उसको सफल कीजिए। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर किसी दूसरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।